तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 to 7 कंप्लीट करवा दिया है और अब बारी है आपके पास 8 to ऑनवर्ड को डिस्कस करने का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्या गिवन है वो बता देता हूं मैं। कहते हैं द शैडो ऑफ अ टावर। अगेन मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट गिवन रहता है, फिगर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन द केस ऐसा लिखा हो इन द एडजॉइनिंग फिगर और इन द गिवन फिगर, तभी आपके पास फिगर ऑलरेडी क्वेश्चंस के थ्रू गिवन होंगे, अदरवाइज आपको फ्रेम बेसिकली बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें कहा जाता है शैडो ऑफ अ टावर। एक टावर का ना शैडो की बात कही जा रही है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। क्या बात है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ज़्यादा आसान है। और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ पे जैसे कि पोल है, तो पोल का एक शैडो बन रहा है ना, पोल का एक शैडो बन रहा है और शैडो कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पे गिर रहा है ना। ये आपके पास बेस वाला लाइन है ना, ये शैडो आपके पास समझ लीजिए। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं ना कहीं हम टॉप में मानेंगे कि अपना क्या है, सन है, या फिर यहाँ पे इधर मान लेंगे सन है अपने पास, जहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है, ठीक है। तो शैडो दो एंगल पे हम बेसिकली नोटिस कर रहे हैं। एक 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री पे, और दूसरा हम 60 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 30 डिग्री ऑफकोर्स 100% ये जो पोल है उसके जो बेस लाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे, और 60 डिग्री वाला पॉइंट क्या होगा, पास में होगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि 90 डिग्री वाले जितना ज़्यादा आप दूर चले जाएंगे तो एंगल का जो वैल्यू रहेगा धीरे धीरे क्या होने वाला है, आपके पास डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो ये वाले एंगल की बात करते हैं तो ये कितना आपके पास 30 डिग्री है। समझ में आ रही बात। और एक और एंगल ऑफ एलिवेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि 60 डिग्री है, जो कि कहीं इधर इधर वाले पॉइंट से हम ऑब्जर्व करेंगे ऑफकोर्स, और यही सन से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपके पास कितना रहने वाला है, आपके पास 60 डिग्री रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट गिवन है, और वो ट्विस्ट क्या है, इसमें कहा जाता है ये जो 30 डिग्री वाला जो बेस 30 डिग्री वाला जो शैडो है वो 10 मीटर लॉन्गर है। किससे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री वाला है। तो मतलब देखिए यहाँ पे दो तरह के शैडो बन रहे हैं ना, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और दूसरा कौन सा है, ये वाला। तो जितना इसका ये शैडो की लेंथ है उससे 10 मीटर ये लॉन्गर है। तो मतलब ये वाला कितना आपके पास 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ये नहीं पता कुछ भी तो इसको हम एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, A to Z कुछ भी मान लीजिए, घर की बात है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है लास्ट में, वो चेक करते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है। तो इस टावर की हाइट को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, एच लेट कर लेता हूँ। समझ में आ गई ना, एच लेट कर लेता हूँ हाइट की वजह से। ये मत बोल दीजिएगा ये हाइपोटेनियस एच का मतलब नहीं, वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, ध्यान रखें वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। समझ में आ रही है भाई। चलिए अब नेमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी की नेमिंग कर दी हमने। अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा तो एच और एक्स के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा लूँ पहले, ए बी सी, ए बी सी। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर देता हूँ, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 10 होता है, और 10 की जगह पे एंगल थीटा है ना। थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री। छोटा वाला ट्रायंगल लिया मैंने, समझ में आ रही है बात। तो ए बी की जगह एच है, बी सी की जगह पे एक्स है, और इज इक्वल टू में 10 60 की जगह √3 है। तो एच की वैल्यू आ जाएगा √3 टाइम्स एक्स, और ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब ये हमने सिर्फ और सिर्फ एच और एक्स के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकालना है। दूसरा रिलेशन हम निकालेंगे दूसरा ट्रायंगल लेकर, और दोनों को इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। देखिए अब बड़ा वाला निकाल देता हूँ मैं इस तरीके से, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी। देख लीजिए अच्छे से, ए बी डी। वही वाले ये वाला ट्रायंगल मत ले लीजिएगा, कहीं सोचो ए सी डी ले लूँ, गलत। वो ट्रायंगल लेना होता है जिसमें 90 डिग्री फ्रेम हो। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेलते हैं, दूसरे में नहीं। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ए बी डी की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या रहने वाला आपके पास, ए बी, बेस क्या आपके पास पूरा का पूरा बी डी, और इज इक्वल टू में क्या आपके पास 10, और आपके बार एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल का 30 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात। ए बी की जगह क्या आपके पास एच है, डिवाइडेड बाय में बी डी की जगह क्या है, देख लीजिए इससे, बी डी यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 + x, पूरा इन दोनों को ऐड कर देंगे ना 10 और x को, तब आएगा। तो इसके जगह पे 10 + x रख दीजिए, या फिर x + 10, बात एक ही है।
इज इक्वल टू tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इसको करेंगे तो h और मल्टीप्लाई में √3 आ जाएगा, √3 टाइम्स h और इज इक्वल टू इसे इधर करेंगे तो tan प्लस का x आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब देखिए ये होगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देख लीजिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, बड़ा ही आसान रहता है यहाँ के लिए इस टाइप के कि रूट वाली वैल्यू रहती है, एलिमिनेशन लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता। पॉसिबल तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एच की वैल्यू मालूम है, मैं एच की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट उठा के क्यों ना रख दो फर्स्ट इक्वेशन से, क्या कहते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √3 को यूँ ही रखता हूँ और h के जगह पे √3 टाइम्स x रख देता हूँ और इक्वल टू में क्या tan प्लस का x है। इसको मैं क्या करूँगा अब सॉल्व कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा √3 बोले तो सिंपल 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x और इज इक्वल टू में tan प्लस का x। इस x को अंदर लाइए तो क्या हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का x और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 10, है ना। अब देखिए वैसे हमें हाइट निकालना है टावर की, हमें वैसे भी हाइट निकालना टावर का, लेकिन उससे पहले हमें एक्स निकालने की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही है ना भाई। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे हाइट तो निकल गया, अरे एक न्यूमेरिक वैल्यू के टर्म में बताना कितना मीटर है, नहीं पता ना, नहीं मालूम ना अपने अभी को, तो अभी अपने को नहीं मालूम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अंदर लाया तो ये कितना बच गया 2x और इज इक्वल टू में 10, एक्स की वैल्यू निकाले कितना आया 10 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर दिया कितना आया 5 मीटर, है ना, मीटर आ गया ना। तो x की वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इसकी जगह 5। चलिए तो h कितना आ गया 5, √3 की जगह वैल्यू पुट कर दिए 1.732 और मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू 10 के 0 बच गए 1, 5 3 15 1 16 बच गए 1, 7 बचे 35 1 36 बच गए 3, 5 3 8 और पॉइंट कहाँ लगे 1 2 3 1 2 3 तो 8.66। h इज इक्वल टू कितना आ गया 8.66 मीटर, खत्म बात। हाइट आ गया 8.66 मीटर पोल की। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो एक बार आंसर भी चेक कर लिया जाए। ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो 23.66 आने का अलग ही रीज़न है। एक छोटे से मैंने यहाँ पे मिस्टेक तो खैर रहने दीजिए, बिल्कुल नहीं है। जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया और सब कुछ बिल्कुल ही सही है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल सही है, बस आपके पास क्या गलत है वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री गिवन है, एंगल में मैंने गलती से 30 देख लिया था, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको एक क्वेश्चन समझ लीजिए जहाँ पे आपके पास 30 और 60 से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस केस में हाइट ऑफ पोल जो निकलने वाला है वो कितना निकलेगा 8.66 मीटर निकलेगा, खत्म बात। बस अब मैं क्या करता हूँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे 45 लेकर और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 45 डिग्री ले लेता हूँ और 45 डिग्री लूँगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो उसकी इसमें चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा tan 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब h की वैल्यू क्या थी आपके पास √3 टाइम्स x, तो इसको भी हटा ही देता हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलिए ये भी हटा ही देता हूँ और ये भी हटा ही देता हूँ। अब हमें h 45 वाले के हिसाब से निकालना है, तो अब h के प्लेस पे √3x लिख दूँ, √3x और इज इक्वल टू 10 प्लस x। सेम काम करा है, इसको अंदर लाइए, आ जाएगा √3x में से माइनस x इज इक्वल टू 10। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू में 10 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में स्विंग √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दिए, नीचे आपको डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी, आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में √3 प्लस 1। फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 10 √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी हमेशा क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 10 √3 प्लस का 1 और ये आपको ब्रैकेट में रखना है डिवाइडेड बाय में √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में 2 और 2 से इसको कैंसिल। अब ये जो निकल कर आया वो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू है x की, समझिएगा वो वैल्यू किसकी x की। तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 5 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। हमें निकालना किसकी वैल्यू है h की। अब h का रिलेशन हमने क्या बना रखा था देख लीजिए, तो h इज इक्वल टू √3 और फिर ब्रैकेट में x के जगह पे क्या है ये वाली पूरी वैल्यू है, तो 5√3 और प्लस का 1 अंदर से पहले से ही चला आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये रिलेशन निकल कर आएगा। अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, समझिएगा। ये आ जाएगा h इज इक्वल टू √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई करके रख लीजिए सिंपली 5√3 और प्लस का 5।
चलिए ये आ जाएगा h इज इक्वल टू √3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 यूँ ही रहेगा, √3 3 तो 15 बना लेगा, 5 3 जा 15 और प्लस में 5 का √3 और ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 15 प्लस का 5 √3। देखिए अब यहाँ पे 5 √3 को सॉल्व करा था, x के वैल्यू 5 निकाल कर तो कितना आया था 8.66 आया था ना, यहाँ पे रख दीजिए 8.66, तो h के वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 8 23 23.66। अब आ जाएगा आपके पास इतना सेंटीमीटर मीटर में थे ना सारी चीज़ें, ये वाली मीटर में था, सॉरी ये जो था वो मीटर में था, मीटर में ही रखना आपने, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा आपके पास मीटर में। चलिए हाइट की वैल्यू मीटर में आ गया, जब हमारे पास एंगल कितना था 45 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। पहले कैसे मैंने एंगल 30 डिग्री लिया था, तो उससे तरह आप समझ लीजिए यहाँ पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए 2, है ना, विथ डिफरेंट एंगल। तो इस तरीके से आपको समझना आना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए बेसिकली। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी, और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन करें भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके अच्छे से। अब आगे की कहानी हम बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो इस वीडियो का 2, वैसे हम क्वेश्चन नंबर कहाँ भी पहुँचेंगे 9 के पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड, क्या बात है, हवा से, आंधी से क्या हो गया आपके पास, एक पेड़ का ऊपर का पोर्शन टूट गया, आय हाय बड़ा दुख की बात। नेक्स्ट बोलता है फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड, क्या बात है। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन एंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, समझते हैं। कहता कोई एक पेड़ था, है ना, ट्री है, कुछ इस तरह से मान लीजिए पेड़ की हाइट है ये वाली, इसको हम क्या कह देते हैं ए और बी, क्या कह देते हैं इसको ए और बी। अब इसका कहता है विंड की वजह से किसी भी पोर्शन में टूट गया, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया टूट गया, और ये वाला जो चीज़ टूट गया है वो ऐसे है कि ये पूरे का पूरा डिटैच नहीं हुआ है, अलग नहीं हो गया इससे, है ना, डिटैच मतलब अलग नहीं हुआ है, ये इसके साथ कंबाइन नहीं है, थोड़ा सा पार्ट रहता है ना, पेड़ टूट जाता है गिर भी जाता है तब भी उससे अटैच रहता है, तो ये अटैच है। और लेकिन ये कुछ इस तरह गिरा है यहाँ पे कि ग्राउंड के साथ, है ना, एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, और फुट से वो कितने दूर पे गिरा है 6 मीटर पे गिरा है, ऐसा आपको कहा गया है। तो इसको अब हम रखेंगे ही नहीं, इसको आप डॉटेड लाइन बना दीजिए, क्योंकि वो तो टूट गया ना बेचारा, मेन काम तो यहाँ पे ये है। अब हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पहला कि किस हाइट पे टूटा है, मतलब एक तो ये निकालना है आपको, है ना, तो ये वाला पॉइंट ए था तो यहाँ पे गिर गया। अब कुछ और की नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे सी कह दीजिए और यहाँ पे डी कह दीजिए, खत्म बात, ठीक है। अब हमें एक तो ये हाइट निकालनी है और दूसरी चीज़ हमें ये भी बतानी है कि इसकी टोटल हाइट कितनी थी, पेड़ की कितनी टोटल हाइट थी। तो समझिएगा टोटल हाइट तो ए बी थी ना, और ए बी का ये पार्ट टूटा तो ये गिरा है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो बी सी की लेंथ है वो और ये जो सी डी की लेंथ है वो, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तभी जाकर पेड़ की टोटल हाइट निकल कर आएगी। इतनी बात समझ में आई। चलिए पहले हाइट निकाल देते फटाफट। तो ले लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 9, बोल दीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल सी बी डी बी सी डी, कुछ भी बोल दीजिए। इसमें क्या आ जाएगा सी बी अपॉन में बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 डिग्री, सी बी की जगह कितना आ जाएगा h, बेस की जगह 6, tan 30, 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h की वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन में √3, रैशनलाइज कीजिए, √3 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा 6, √3 डिवाइडेड बाई में 3 से कैंसिल कीजिए 2√3, हाइट कितनी आ गई 2√3 मीटर, है ना। अब इसमें क्या कीजिए √3 की जगह वैल्यू पुट करिए 1.732, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूना 4 दूना 6 7 दूना 14, एक बच गए 2 1 कम 2 और 1 3, 3.464 मीटर। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए क्या, 3.464 मीटर सही आंसर। चलिए हाइट निकल गया कि किस पॉइंट पे आपके पास ये डिटैच हुआ था। अब हमसे ये पूछा है कि टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो ये तो आपने को मालूम ही है ना, 2 डेसिमल तक ले लीजिए, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये वाली चीज़ निकाल दीजिए, तो दिस अपॉन दिस कर लीजिए, बेस अपॉन हाइट, तो उसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी बी डी बोल दीजिए। इसमें आपकी बार क्या लेंगे बी डी अपॉन में सी डी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस होता है, सो इट विल बी कॉस 30 डिग्री, and we can write BD as 6 and CD as don't know, तो x लेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x के वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6 2 12, 12 अपॉन में √3, रैशनलाइज करिए √3 डिवाइडेड बाई में √3, ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आने चाहिए भाई, √3 कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 4√3। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखिए हाइट कितनी थी, ये वाला मैं यूज कर लेता हूँ हाइट, ये वाला 2√3 और ये वाला कितना 4√3, तो टोटल हाइट कितना कह दूँ मैं, टोटल हाइट कितना कह दूँ मैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना कह दूँ मैं
2√3 और प्लस में 4√3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6√3, 6 मल्टीप्लाई √3 की जगह 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर ले जाइए किस में, मीटर में। कर दें क्या, चलिए कर देते हैं। कितना है आपके पास 6 मल्टीप्लाई में 1.732, 10.392, 10.392 और ये आपके पास मीटर में क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। कर लें एक बार चेक आंसर भी, 10.392 आ रहा है, तो 10.38 क्यों लिखा हुआ है इसमें, 10.38 क्यों लिखा, अच्छा 1.73 लिया हुआ है √3 की वैल्यू। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने जो लिया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलत नहीं करे, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ये कहानी होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए तो छोटे छोटे से क्वेश्चन, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना वैसे वैसे आपके पास कैलकुलेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा अपना स्पीड जो है स्लो रखता हूँ। रीजन सिंपल होती है, रीजन सिंपल इसलिए होती है क्योंकि पहले वहाँ जो अब मेरा जो टारगेट रहता है कैलकुलेशन सिखाना रहता है। जैसे आप कैलकुलेशन सीख जाते हैं फिर आपको कंसेप्ट बताना होता है और कैलकुलेशन को जल्दी से कर देना होता है, ये मेरा मेन मोटिव रहता है, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। इसमें कहा जा रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं है केसर वाला बैंक, पैसे वाला बैंक। इसमें कहता है बैंक मतलब किनारा, किसका किनारा, रिवर का किनारा। किसका किनारा, रिवर, नदी के किनारे एक लड़का, एक पर्सन क्या खड़ा है, कहता है वो ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है, दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नदी है ये वाला, और यहाँ से पानी बह रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, पानी बह रहा है इसमें से ऐसे करके। ए भाई दूर दूर, चलो तो ये क्या होगा आपके पास, एक रिवर है। यहाँ कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक ट्री खड़ा है इस वाले किनारे पे इस तरीके से, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करता है यहाँ से इस तरीके से, जहाँ पे ये खड़ा है वो है कितना 60 डिग्री। कितना आपके पास 60 डिग्री है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं और उसका आगे क्या कहा जाता है वो देखते हैं। फिर कहता है व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। कहता है जब ये इस बैंक से 30 मीटर 50 मीटर दूर जाता है तो कुछ इधर जाएगा ना, इधर जाएगा ना, तब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो उसका टॉप से रहता है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा होगा वो 30 डिग्री बन जाता है। कुछ इस तरह की कहानी समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए कितना डिस्टेंस मूव करा है 50 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे 50 मीटर है। ये वाला डिस्टेंस अभी अपने को मालूम ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट पार्ट में कहता था विड्थ ऑफ द रिवर। लीजिए विड्थ तो यही होगा ना, अरे विड्थ तो यही होगा ना। चलिए हमने x निकालना है। दूसरी बात, दूसरे में क्या बोलता है हाइट ऑफ द ट्री। चलिए इसको h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द ट्री h निकालना, मतलब हमें h भी चाहिए और x भी चाहिए। खत्म बात, समझ में आ गई बात। नेमिंग करना शुरू कर दीजिए, नामकरण करेंगे यहाँ A B C D, बाकी घर की बात है, आप कीजिए कुछ भी नेमिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई। अब हमें एक फिगर मिल चुका है, तैयार हो चुका है सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, राइट एंगल वाले, है ना। इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल, है ना। इन ट्रायंगल क्या, ABC। इसमें क्या ले लेंगे, AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा आपके पास H अपॉन में X। और है पहले एंगल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और एंगल कितना है 60 डिग्री। इसके जगह पे H, इसके जगह पे X इज इक्वल टू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 टाइम्स X। अभी वहीं पे यही करा था, लास्ट क्वेश्चन में यही करा था। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल लीजिए, बड़ा वाला इन ट्रायंगल ABD, इसमें कर दीजिए AB डिवाइडेड बाय में BD, और इज इक्वल टू में एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री है ना, लास्ट में मैंने चेंज कर दिया था, 30 ही है, बार बार थोड़ी गलत करेंगे हम। AB की जगह H ले लीजिए, BD की जगह क्या ले लेंगे भाई, तो देखिए BD को अच्छे से समझिए, 50 और X को जोड़ेंगे तभी जाकर BD की वैल्यू आएगी। तो 50 प्लस X ले लीजिए, और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स X क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आ रही ना बात। चलिए हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, H और X की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ से H की वैल्यू यहाँ पे धर दूँगा, तो √3 यूँ ही मल्टीप्लाई H की जगह पे √3 टाइम्स X इज इक्वल टू 50 प्लस का X। इसको मल्टीप्लाई करना है √3 3x इज इक्वल टू 50 प्लस X इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 3x माइनस X इज इक्वल टू 50, माइनस कीजिए 2x इज इक्वल टू 50। X की वैल्यू निकालिए 25। बताइए हाँ या नहीं, कैसे आया भैया, 2 डिवाइड में भेजिए, 50 को काट दीजिए 2 से, कितना आया 25, 25। तो ये कितना रहेगा मीटर में, ये कितना डिस्टेंस है आपके पास, विड्थ ऑफ द रिवर आ चुका है आपके पास। विड्थ ऑफ द रिवर कितना है 25 मीटर, ये वाला 25 मीटर है भैया विड्थ ऑफ द रिवर, लिख दीजिएगा, है ना।
उसके बाद चेक कर लेते हैं आंसर कि सही है भी या फिर नहीं है। निकाला है नहीं निकाला है, अरे गजब, बिल्कुल सही। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री, ये रहा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हाइट कितना आ जाएगा, √3 और मल्टीप्लाई में एक्स की जगह कितना है 25, √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। √3 की जगह 1.73225 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए मीटर में। कर दें काम, लीजिए कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई 1.732 43.3 43.3, फिर से कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 1.732 43.3, अरे आंसर भी वही है, क्या बात है, 43.3 मीटर। बताइए समझ में आ गई ना बात, डन है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी डन है आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी। सो लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, ठीक है ना। चलिए अगले के पास चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पास। आई हाई क्या क्वेश्चन है, कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। क्या बात है, जेट प्लेन की बात कर रहे हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जेट ऑफ प्लेन है जिसको हम देख रहे हैं, अच्छा जमीन पे नहीं हो, क्या है आसमान में कहीं पे उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मैं यहाँ से नोटिस करता हूँ तो ऑफकोर्स मैं ज़मीन से नोटिस नहीं करूँगा, है ना, कुछ ना कुछ मेरी क्या रहेगी, एक हाइट रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है कि हम ना ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब ग्राउंड का लेवल ये है आपके पास, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए है और यहाँ से कहीं पे प्लेन यहाँ कहीं पे उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे प्लेन आपके पास है ना, जेट प्लेन है यहाँ पे, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बना रहा है और ये कुछ ना कुछ हाइट पे उड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ हाइट पे उड़ रहा होगा। समझ में आ रही है ना, इतनी कहानी समझ में आगे चलते हैं। फिर आगे हमसे कहते हैं आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड उड़ने के बाद। तो 15 सेकेंड उड़ने के बाद भैया ये इधर नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है, समझिए, ठीक है, ये उधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। पहले कितना था, 60 डिग्री था, अब कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है ना, कितना हो रहा है आपकी बात, 30 डिग्री हो रहा है। तो इसको इधर ले जाइए। अब ये वाला फ्लाइट मान लीजिए यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करवाएंगे इस तरीके से। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। जी हाँ, ये कितना रहेगा आपके पास, 30 डिग्री, क्योंकि पहले 60 डिग्री था। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस नहीं, ध्यान दीजिएगा, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड का यहाँ से यहाँ तक जाने में। पॉइंट ए पे था, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी था, तो पॉइंट सी पे चला गया कितनी देर में, 15 सेकेंड में। बी से सी पे कितनी देर में चला गया, 15 सेकेंड में। आजकल जनरली लोग इतने टाइम में बी से सी पे पहुंच जाते हैं, पता है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट और आगे क्या गिवन है वो देखते हैं। कहता है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। आई है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया। कहता है ये कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से उड़ रहा है, और इसका कांस्टेंट हाइट है जो कि है आपके पास 1500√3 मीटर। ये वाली जो हाइट है 1500√3 मीटर है। तो भैया ये भी तो उतना ही होगा ना, 1500√3 मीटर होगा। ये क्या बदल जाएगा, कांस्टेंट हाइट बोला है आपसे, समझ में आ रही है ना। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए आप कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके स्पीड का कोई किसी भी तरह से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने वाले। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके या तो एंगल पता करेंगे या तो लेंथ जो डिस्टेंस होता है उसको पता करेंगे, हाइट पता करेंगे। तो बात आती है यहाँ पे, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से स्पीड कैसे मिलेगा। स्पीड ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से नहीं मिलेगा, स्पीड आपको इसी फॉर्मूले से मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है तो आप डिस्टेंस निकालिए, टाइम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर ले जाइए। समझ में आ रही है ना बात। तो हम क्या करेंगे, टाइम 15 सेकंड लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, वो अपने को मालूम है, बस हमें ये पता चल जाए कि बी से लेकर सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इस फ्लाइट जेट से, बोले तो जेट क्या नाम है, जेट प्लेन से। समझ में आ रही है बात। तो हमें एक तरीके से डिस्टेंस किसकी बतानी है, बी से लेकर सी तक की, या फिर ए बी सी हो चुका है तो यहाँ पे डी कर देता हूँ, एफ कर देता हूँ। डी बी सी और डी एफ की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी। नीचे में इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में ईजी होंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को एक्स मान लेते हैं
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को y मान लेते हैं और हाइट अपने को मालूम है। तो अपने पास दो ट्रायंगल भी गिवन है, देख लीजिए, एक ये छोटा सा बेचारा और एक ये बड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला। समझ में आ रही है बात? दो ट्रायंगल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कर दीजिए इसको 11 और बोल दीजिए इन ट्रायंगल कौन सा भाई? ए बी डी। चलिए अब ए बी डी में क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर है बी डी और बेस की जगह क्या है? ए डी। क्या बात है? और टेन कितना आएगा? 60 डिग्री भैया, 60 है, ध्यान रखिएगा, 30 नहीं है, 30 है बड़े वाले का है, ठीक है ना। छोटे वाले को देखिए, तो बी डी की जगह कितना है? 1500√3 डिवाइडेड बाय में ए डी कितना है? x। 10 कितना है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करेंगे तो x√3 और इक्वल टू में 1500√3। √3 से √3 को उड़ा दीजिए, x की वैल्यू आ गया 1500 मीटर। क्या बात है, ये आ गया आपके पास 1500 मीटर। अब हमारा जो टारगेट है ना निकालने का, हमारा जो टारगेट है निकालने का वो y निकालने का, x नहीं। x से अपने को कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ x निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको y का डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब y की डिस्टेंस निकालते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, यहाँ कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है y का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा जिसमें x भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है? CFA। क्या बात है? CFA। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? CF डिवाइडेड बाय में AF। बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, टेन एंगल कितना बना रहा है? 10 बनाएगा और एंगल कितना आपकी बार? 30 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात? CF कितना है? 1500√3 डिवाइडेड बाय में AF कितना है? AF कितना है भैया? x और y जोड़ करें, दोनों मिला दीजिए तभी AF बनेगा, देख लीजिए अच्छे से। और 1030 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा x, यहीं कर देते हैं ना, स्पेस है यहाँ पे, x + y = इससे इसको करेंगे कितना आएगा समझिएगा? 1500√3 मल्टीप्लाई √3। अभी आ जाएगा आपके पास x + y = √3 15 या 4500, 1500 मीटर आ जाएगा। अब x की वैल्यू मालूम है ना, देख लीजिए अच्छे से, x की वैल्यू कितना है? 1500, तो यहाँ पे 1500 रख दीजिए प्लस का y और = में 4500, उधर भेज दीजिए 1500, कितना आ जाएगा? 3000। बिल्कुल सही। लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3000 मीटर। कितना आ जाएगा आपके पास? 3000 मीटर, 3000 मीटर। तो y की वैल्यू मालूम चल गया ना। अब अपने को मालूम है डिस्टेंस भी, अपने को मालूम है टाइम भी, कर दीजिए काम। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो ये आ जाएगा आपके पास स्पीड = डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 3000 और टाइम इज 15 सेकेंड। और 3000 कितने किस में है? ये मीटर में, ध्यान रखिए 3000 कितने मीटर में, तो स्पीड कितनी आएगी? 15 दूनी 30, तो 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड ये जो आपके पास क्या कहते हैं इसका, जेट प्लेन है, उसकी स्पीड था। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि सही है भी या फिर नहीं है ना। कहाँ गया आंसर? है 720। अच्छा, मीटर में किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर रखा है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा। किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। दोनों केस में मल्टीप्लाई करना है, बस ऊपर नीचे कर देना और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है अपने को, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 में से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना? 18/5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई ना बात? चलिए, ये कितना हो जाएगा? 5 से काटिए कितने बार में? 4 बार में। 18 चौक 72, 18 चौक ये 200 है, सॉरी 18 चौक 72, ये वाला 0 भी बचेगा, 5 × 40 0, 400 बार में, इसको मतलब 18 चौक 72 और 1 0, 720 किलोमीटर पर आवर। और एक एवरेज स्पीड है आपके पास किसी भी जेट प्लेन का जनरली। समझ में आ रही है ना बात? तो 720 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे ये स्विंग करके एक जगह से जगह ट्रेवल किया जा रहा है इसका। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर अप टू 11। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा है, नन्हा सा है, मुन्ना सा है, चुन्ना सा है। मिटा रहा हूँ इसको, फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रही ना बात? ठीक है ना। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप लोग कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कहता है ए बॉय ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग स्टेप ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। ठीक है, 15 मीटर अवे है और 1.6 मीटर का लड़का है। तो फ्लैग स्टेप क्या है आपके पास? जिसमें झंडे लहराते हैं वो डंडा, तो फ्लैग स्टेप ये है आपके पास, फ्लैग स्टाफ बेसिकली। और ये 15 मीटर दूर कहीं पे खड़ा है कोई लड़का, और लड़के की जो हाइट है वो 1.6 मीटर की है, ऐसा आपसे कहा गया है।
तो अब आगे चेक करते हैं क्या है। अब आगे इसमें कहा जाता है ऑन द सेम लेवल ग्राउंड बोला है, वही मैंने करा हुआ है बेसिकली। ही ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। तो यहाँ से जब वो ऑब्जर्व करेगा, अब भैया यहाँ पे ये खड़ा है तो इसकी खुद की हाइट है ना कुछ ऐसे करके 1.6 मीटर की है। तो जब ये देखेगा यहाँ पे इसके टॉप पे देख रहा है वो ऐसे करके स्विंग, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनाया जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 30 डिग्री बोले 60 बोला, 30 बोला 60 बोला 30 बोला, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाएगा। जी हाँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब कोई बच्चा खड़ा होगा या फिर कोई पर्सन खड़ा होगा और किसी ऊपर वाली चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा उसके आँख पे बनेगा, यूँ करके। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। और आगे कहा जाता है इसमें, अब कहता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब ये वाली हाइट निकालनी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ये 1.6 है तो ये भी कितना होगा आपके पास 1.6। हमें सिर्फ यही चीज़ निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। लेकिन ये हाइट निकालने के लिए किस तरीके से ये निकल जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। और ये 15 है तो ये क्या आपके पास 15 है, मतलब आप कुछ मत कीजिए, ये स्मॉल वाला h निकाल लीजिए किसी तरीके से, उसमें ऐड कर दीजिए 1.6, आपके पास हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ मिल जाएगा। नेमिंग कर दीजिए ABCD E, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, तो सबसे आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABE परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर H बेस 15 tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 अपॉन में √3 रैशनल एज √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई 15√3 मल्टीप्लाई 3 कैंसल 5 H इज इक्वल टू 5√3 मीटर। लीजिए बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 1.6 को ऐड कर देंगे, बट बिफोर दैट इसको मैं पॉइंट डेसिमल में ले आता हूँ, दोनों को डेसिमल में ऐड करना पड़ेगा। इसके जगह 1.732, अच्छा इसको अब मल्टीप्लाई करा था हमने, याद कीजिए अभी कहीं पे हाइट निकाल रहे थे ना, तो इसको ऐड करा था तो 8.66 मीटर आया था, राइट। तो अब इनको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, तो टोटल हाइट यहाँ पे लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू कितना है 8.66 और प्लस का कितना है 1.6, कितना आ गया, है ना 6 ये 6 आ जाएगा, 6 6 12 2 बच गया 1 8 1 9 1 10 10.26 मीटर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर भैया, सही है। आया है, बिल्कुल गजब तबाही मचा दिया भाई। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर बोले तो अप टू 12, रेस्ट रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में मुझे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, जी हाँ नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, कभी ML अग्रवाल से, कभी कंसाइज से, कभी इससे, कभी उससे, कभी RS से, कभी CBSE के NCERT वाले क्वेश्चंस को उठा लीजिए, कभी वो तो बड़े हल्के रहेंगे आपके पास, कभी RS अग्रवाल CBSE उठा लीजिए, कभी RD शर्मा उठा लीजिए CBSE वाले। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी बोर्ड का हो, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है तो फटाफट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो ये कहानी होगा आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 12, करते रहिएगा प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।